हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मौसम आज बहुत अच्छा है ना। सुबह सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। 6:30 बज रहा है आसपास। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए, जो बच्चे ग्रामर से डरते हैं, बेसिक ग्रामर जिन्हें नहीं आती है, इंग्लिश से परेशान है, वो नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारे भूत उनके सिर पे चढ़े हुए हैं। बस इन्हीं भूतों को हटाने के लिए ये सीरीज चालू की गई है। तो अगर आप न्यू लर्नर हैं, किसी भी क्लास में हैं, जिस क्लास से ग्रामर से आपको डर लगना शुरू होता है, चाहे वो 5th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है लेकिन उसे फाउंडेशन नहीं आता है, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। तो मैं फिर से आप सभी का, है ना, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और शुरू करते हैं भाई। हमारी इस सीरीज का जो नाम है वो है बेसिक ग्रामर। सबसे पहले तो यही गलती करते हैं बच्चे, ग्रामर की स्पेलिंग ही नहीं आती है। 80% बच्चों को ग्रामर की स्पेलिंग लिखवा दो, वो यहाँ पे ई लिख के जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने एक दो टीचर्स को भी नोटिस किया है कि वो ऐसा ही लिखते हैं। तो है ना, इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ग्रामर के बारे में आप जानते क्या हो? इंग्लिश आपको सीखना है, इंग्लिश के बारे में समझना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सीखना है, तो सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ग्रामर है क्या। है क्या ये किताबों पे बड़ा बड़ा लिख के आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर बुक, नोटबुक फॉर क्लास 6, अलग अलग पब्लिकेशन की, और उसमें फिर जैसे ही चैप्टर खोलोगे से शुरू हो जाएगा उसमें सेंटेंस, प्रेडिकेट। उससे पहले ये तो पता हो कि ग्रामर है क्या और क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, या बेसिक जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, कॉन्वर्जेशन स्किल्स हैं, इंग्लिश बोलने की स्किल्स हैं, उसमें ही ग्रामर क्यों ज़रूरी है। या हिंदी में भी ग्रामर क्यों ज़रूरी है, हिंदी में भी तो ग्रामर होती है। हिंदी में जैसे आपको बताया जाता है कि ग्रामर जो है ना, हिंदी को लिखने की शुद्ध विधि है, एक तरीका है उसका। तो मैं इसके लिए कुछ और तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। ग्रामर को सीखने के लिए सिंपल सी बात, दो चार मेरे आपसे सवाल है, वो मुझे ये बताओ। अच्छा, हर भाषा को बोलने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, लिखने का भी एक तरीका होता है। आप उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिख सकते। एक सेंटेंस है जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो इसको आप इसी ऑर्डर में बोलोगे। इसका आपने ऑर्डर चेंज किया तो सेंटेंस में जो है ना, जो उसका अर्थ निकलना है वो अनर्थ हो जाएगा। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे मुझे आप एक बात बताइए कि अभी मान लो सुबह, है ना, 6:30 बज रहा है, तो अभी अभी गवर्नमेंट का आदेश आ जाए कि आज से जो है ना, कोई भी ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करेगा। आई मीन ट्रैफिक के कोई रूल्स ही नहीं है ना। जिसको जिधर से गाड़ी ले जानी हो ले जाए, जिसको जिधर से, है ना, अपना ट्रक घुसेड़ना हो घुसेड़ दे। सिटीज में भी दिन में से ट्रक आ रहे हैं, मतलब कोई ना ग्रीन लाइट, ना रेड लाइट, येलो लाइट, कुछ भी नहीं है। तो सोचो क्या होगा। एक इतने बड़े देश में, इतने बड़े नेटवर्क में, रोड के नेटवर्क में, शहरों के, है ना, इतनी मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ऐसे नेटवर्क में अगर ट्रैफिक के नियमों को खत्म कर दिया जाए, तो एक ही चीज होगी केवल, और वो होगी अस्पताल भरे जाएंगे, भयंकर एक्सीडेंट होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब ट्रैफिक में भी रूल्स का सिस्टम चलता है। आपके स्कूल की बात करते हैं, अभी स्कूल में, है ना, आज से देखो कई बच्चों का स्कूल चालू हो रहा है, सारे बच्चों का स्कूल चालू हो रहा है हमारे इलाके में, 1 जुलाई है आज। और स्कूल में अचानक से ये बोल दिया जाए कि कोई नियम नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है, जो मन चाहे पहन के आओ, जो मन चाहे लेके आओ, जैसे बाल करने हैं वैसे बाल करके आओ, जो खाना लाना है वो खाना लेके आओ, है ना, ड्रिंक ड्रिंक जो मन जो मतलब खुल्लम खुल्ला एकदम, उसे चिड़ियाघर बना दो आप, तो वो चिड़ियाघर ही बन जाएगा, वो फिर स्कूल नहीं रह जाएगा। वो अब जिस काम के लिए उसको इंस्टीट्यूट को बनाया गया है वो काम तो रह ही नहीं जाएगा, उसका पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा अगर आपके सामने से स्कूल के नियमों को हटा दिया जाए। आपको डिसिप्लिन रहने के लिए स्कूल के नियम बताए जाते हैं। अब मान लो मैच हो रहा है, आईपीएल अभी अभी खत्म हुआ है, या कोई भी मैच चल रहा है, किसी एक प्लेयर की बात कर लेते हैं, विराट कोहली की बात कर लेते हैं, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना है उसको। अब वो आया बल्लेबाजी के लिए, और किसी ने उसको बोल्ड मार दिया। अब वो खड़ा है वहां पे, एम्पायर ऐसे ऐसे कर रहा है, भाई आउट हो गया तू, हाँ जा। अब वो यहाँ पे खड़ा है, ऐसे कह रहा क्या हुआ, कह रहा अरे आउट हो गया, कह रहे मैं नहीं मानता, मुझे तो रिकॉर्ड तोड़ना है सचिन का, मैं तो खेलता रहूंगा, मैं तो जा ही नहीं रहा कि इससे जो करना है कर लो। तो क्या होगा मतलब, एम्पायर लोग क्या करेंगे, उसकी बात को मान लेंगे, हाँ बेटा तू खेलता रहे, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ लियो, है ना, जो भी लग रहा है 3-4 साल, 3-4 साल लगातार खेलता रहे तू, ऐसा करेंगे क्या? तो जवाब इसका क्या होना चाहिए, ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? सीधी सी बात है, क्रिकेट में भी कुछ रूल्स है। अगर आपको किसी ने आउट कर दिया तो आपको भाई वापस पवेलियन जाना होगा। उस दिन उस इनिंग में आपको दोबारा बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ए टू जेड कुछ भी हो जाए, पूरी टीम ऑल आउट हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको दोबारा बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, भले ही आप विराट कोहली क्यों ना हो, किंग ऑफ क्रिकेट जिन्हें बोला जाता है। नियम है तो फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम है वो नियमों से ही चलता है। गवर्नमेंट है नियमों से चलती है, स्कूल जो है नियमों से चलता है, आपका घर भी कुछ कायदे कानून नियम से ही चलता होगा, है ना। जो सभ्य घर होते हैं वो कायदे कानून से चलते हैं, अदरवाइज आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, जो है ना, उन्हें अलग श्रेणी में डाल दिया जाता है। किसी भी आप इंस्टीट्यूट, किसी भी सिस्टम से जुड़ोगे तो केवल एक चीज काम आएगी, दैट इज रूल्स। नियम से ही सब कुछ चलता है, नियम से ही उसे सही माना जाता है। करने को आप कुछ भी कर दोगे, लेकिन जब तक रूल्स फॉलो नहीं करोगे, जो नियम उसके बनाए गए हैं उसको सही तरीके से फॉलो करने से वो सही लगता है और अच्छे तरीके से आउटपुट देता है, आपको रिजल्ट अच्छे देता है। स्कूल में आप नियमों का फायदा करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, दिमाग आपका फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा, क्लास में आप सही से बैठोगे, इन सभी चीज़ों का आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। क्रिकेट के नियमों को फॉलो करोगे तो एक अच्छी पर्सनालिटी की पहचान जाएगी और आप डिसिप्लिन तरीके से अपने गेम पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि नियमों के अंदर आप काम कर रहे हो। ट्रैफिक में नियमों का पालन करोगे तो आप सुरक्षित सेफ अपने घर पहुंच पाओगे या जहां कहीं भी जाना चाहते हो वहां पहुंच पाओगे। कोई भी सिस्टम, गवर्नमेंट भी सभी नियमों का पालन करती है और नियम से ही सारे कायदे कानून चलते हैं। कोई भी प्रक्रिया होगी, आपको अगर आधार कार्ड बनवाना है, आपको अपना घर बनवाना है, अब घर बनवाने में सबसे पहली चीज क्या होती है ना, आप नींव उसकी तैयार करते हो या सीधे, है ना, घर छोड़ो, सीधे बोलो ले आओ इसको दीवार ऐसे खड़ी कर दो, पहले छत डलेगी, पहले छत डाल दो, दीवार बाद में बना लेंगे और फिर नींव बाद में डाल देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल सा मेरा आपको ये समझाने का मतलब है, आप किसी भी क्लास के हो, किसी भी लर्नर बिगिनर हो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सारे काम हमारी लाइफ में नियम से चलते हैं, सारे सिस्टम हमसे जो जुड़े होंगे वो सभी नियम से जुड़े होंगे। तो बस इंग्लिश के इसी सिस्टम को, इंग्लिश के इसी सिस्टम को ग्रामर नाम दिया जाता है। ग्रामर और कुछ नहीं है। ग्रामर को आप केवल इतना समझ सकते हो कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का एक सेट है दैट हेल्प्स अस टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश इन अ करेक्ट वे। एक सही तरीके से इंग्लिश बोलने में, है ना, यू कैन से इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इंग्लिश में, जो कि लिखने में, इंग्लिश को लिखने में और इंग्लिश को बोलने में हमारी बहुत ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। इतना सा सिंपल सा रूल है ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। भाई नियमों का एक सेट है, एक बंडल है, कुछ सिस्टम बना दिया गया है कि भाई अगर इंग्लिश बोलनी है, अगर इंग्लिश लिखनी है तो ये सेट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बस इसी चीज को दिमाग में रखते हुए लॉजिकली हम इस चीज को समझेंगे। हम कोई रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, कोई हम तेज नहीं भागेंगे। मेरा टीचिंग स्टाइल ये रहता है और रहेगा भी। कोई चीज महसूस हो जाएगी कि मैं एकदम क्लासरूम की तरह आपको पढ़ाऊंगा। क्लास में अगर जैसे मुझे लगता है कि अगर एक टॉपिक पे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं, मैं आपको उतने ही एग्जाम्पल देके उन रूल्स को सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको केवल इतना करना है कि आप लॉजिकली सारी चीजों को सीखते रहें। तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर क्या है? रूल्स का एक सेट है जो हमें फॉलो करने हैं इंग्लिश को सही तरीके से लिखने और बोलने के लिए, समझने के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्रामर है, हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज में सारी चीजें कवर कराऊंगा मैं आपको, जिसकी शुरुआत होगी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स बोले तो हिस्से, स्पीच, स्पीच मतलब जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं वो हम स्पीच बोलेंगे। मैंने आपसे बोला कि मैं घर जाता हूँ, ये एक स्पीच है। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये एक स्पीच है। खाने में क्या बन रहा है, ये एक स्पीच है।
जो भी आप बोल रहे हो उसे ही स्पीच कहते हैं, और उसी स्पीच के टुकड़ों को, पार्ट्स को, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे दिया। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम बोलते हैं उनमें हर शब्दों का, हर वर्ड का एक अलग काम होता है। जैसे मैंने बोला कि राम कल स्कूल जाएगा। अब इसमें क्या, सारे जो शब्द हैं उनका एक ही मतलब है, राम कल स्कूल जाएगा। अब राम इसमें क्या है, राम किसी पर्सन का नाम होगा, राम किसी इंसान का नाम बता रहा होगा। कल क्या है, कल स्कूल जाएगा, कल वर्ड इसमें क्या है, तो आप दिमाग में जोर डालोगे तो कल तो भाई समय के बारे में बता रहा है। अब ऐसा हो नहीं सकता था कि राम और कल दोनों एक ही पर्सन के नाम है ना, राम कल स्कूल जाएगा। अब स्कूल क्या है, स्कूल जो है एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है ना, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका नाम है। जाएगा क्या है, जाएगा आपके एक्शन को बता रहा है कि भाई कौन सा काम होगा, भाई जाने वाला काम होगा। मतलब हर वर्ड हमारे बोलने में, हमारी स्पीच में जो हर वर्ड है उसका एक अलग काम है। तो जो अलग काम होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे कोई पूछे या फिर आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो या ज्ञान हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो अचानक से ऐसे मत शुरू हो जाना कि नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। उसने आपसे पूछा है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो आप सिंपल सा जवाब दो कि हमारे बोलने में हर वर्ड का अलग अलग काम होता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जिसका जो काम होता है वो तो हमें पार्ट्स देखने पे पता चलेगा। तो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आता है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है इसमें, इसमें आपको डी को साइलेंट करना है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसे एडजेक्टिव बोलने की गलती ना करें। मैं कई बार अपनी क्लास में भी बच्चों को सिखा चुका हूँ, फिर भी लेकिन बोलने के हैबिट में आ जाता है तो वही होता है। ठीक है, जैसे कि कई लोग, है ना, ये एक लेटर है, इसे कई लोग एम बोलते हैं और कई लोग यम बोलते हैं, यम, यम पता नहीं क्या है ना। तो साउंड पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और लास्ट में क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारे जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, उनमें इतने सारे काम बताने वाले वर्ड मौजूद होते हैं, इतने सारे। जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला था कि राम कल स्कूल जाएगा, तो राम क्या था, नाम था, तो नाम बताने वाले शब्दों को नाउन बोलते हैं। इस दुनिया में जितने भी नाम बताने वाले शब्द होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, नाउन। जैसे मेरे हाथ में क्या है, इस चीज का नाम क्या है, मार्कर, तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, है ना। जिस चीज पे मैं लिख रहा हूँ इसे बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। मैंने हाथ में जो चीज पहनी हुई है इसे, है ना, क्या बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं, तो घड़ी क्या है, वॉच क्या है, नाउन, है ना। जिस चीज से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका नाम है फोन, मोबाइल फोन, तो वो क्या है, नाउन। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला था कि राम कल स्कूल जाएगा, कल, कल टाइम बताने वाला, काम का समय बता रहा है, तो काम का जो समय बताता है उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो जो टुमारो वर्ड है वो एडवर्ब कहलाएगा, है ना। इन सबका मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा आपको प्रीव्यू दूंगा, फिर डिटेल में आपको इसकी क्लासेस में पता चलेगा। राम कल स्कूल जाएगा, अब स्कूल वापस से किसी जगह का नाम हो गया तो वो भी नाउन कहलाएगा। आप देख रहे हैं एक ही सेंटेंस में देखो दो नाउन आ गए। मतलब एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि ये आठों आए, लेकिन सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। इनके बिना आपका किसी भी भाषा का वही सेंटेंस नहीं बनेगा। चाहे आप हिंदी बोलते हो, चाहे मराठी बोलते हो, चाहे भोजपुरी बोलते हो, चाहे इंग्लिश बोलते हो, कोई भी भाषा है दुनिया की, इनके बिना उनका फॉर्मेशन, उन सेंटेंस को बनाना इम्पॉसिबल है, जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं की। तो मान लो आपकी इंग्लिश सीखने की, ग्रामर सीखने की ये 8 सुपर हीरोज हैं, है ना, मैं आपको सुपर हीरो से रिलेट कर रहा हूँ। आप इन्हीं सुपर हीरोज को याद करेंगे, इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको इन सभी का, है ना, प्रीव्यू देता हूँ, जो कि हमें ग्रामर में शुरुआत करनी है, जो हमारा लेक्चर वन रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच।
इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये 8 सुपर हीरोज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा या कोई भी आपको पढ़ाएगा तो इन्हीं 8 की बात करूंगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हीं 8 के अलावा आपको कोई और बात नहीं बताई जाएगी, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। तो शुरुआत करते हैं नाउन से। तो नाउन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाउन क्या होते हैं। ये नेमिंग वर्ड होते हैं, ये किसी चीज है ना, हमें रटवा दिया जाता है ना। याद करो, कुछ लोगों को तो ये याद भी होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसे है ना, गोल गोल के हमें पिला दिया गया है। मुझे तो पता नहीं कब से ये याद है, और आधे से ज्यादा 60-70% बच्चों को पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी ग्रामर वाला टीचर भी हमको है ना जम के लिखवाता रहता है। या भाव, भाव भी जुड़ जाता है हिंदी हिंदी ग्रामर में, तो भाव वर्ड भी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है अगर उसका नाम है तो उसे नाउन बोलते हैं। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज हो जाए। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज हो जाए। जैसे मान लो मुझे किसी पर्सन की बात करनी है, चलो मैं है ना अपने दोस्त की बात करता हूँ, अमित की, है ना। मैंने बोला कि अमित जो है मेरा दोस्त है अमित। अमित स्कूल में काम करता है, अमित बहुत अच्छा लड़का है ना। बार बार मैं अमित बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा इससे लैंग्वेज में है ना, थोड़ा सा ऐसा गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में बार बार अगर एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, नाउन अगर रिपीट हो रहा है, तो उससे भाषा की थोड़ी सी सुंदरता कम हो जाती है, बोलते समय ऑकवर्ड सा लगता है। खुद ही सोचो आप, है ना, कि आप किसी के बारे में बता रहे हो और बताते हुए बार बार उसका नाम ले रहे हो। जैसे गाय के बारे में बता रहे हो, है ना, तो अब गाय पे निबंध अपन लिखते आ रहे हैं बचपन से। तो गाय एक है ना घरेलू जानवर होती है, गाय घास खाती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय की एक लंबी सी पूंछ होती है, वगैरह वगैरह जो भी आप, तो बार बार गाय वर्ड यूज कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आ जाती है उसमें। तो उसी की जगह पे आप कुछ और वर्ड यूज करोगे, है ना, कि इसके 4 पैर होते हैं, ये घास खाती है। तो ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं, ये इसकी, इन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, है ना। कि अमित इज माय फ्रेंड, ही वर्क्स इन अ स्कूल, ही इज अ गुड बॉय। तो ये जो वर्ड ही मैं यूज कर रहा हूँ अमित की जगह पे, अमित की जगह पे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ही, बस यही और कुछ नहीं है, यही है प्रोनाउन। इतना आपको समझना है। डिटेल्ड में आपको अलग इनके चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, मैं बस आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ पहले लेक्चर। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उन्हीं को एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में आपने विशेषण सुना होगा। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड सामने दिख रहा है, ये बोर्ड है वाइट, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया वाइट बोर्ड, मैंने लिख दिया वाइट बोर्ड। तो भाई ये जो चीज थी इसका नाम था बोर्ड। अब इसका कलर कैसा है? इसका कलर है व्हाइट। तो बोर्ड के बारे में, ये देखो, ये इसका नाम था तो नाउन हो गया ये। तो बोर्ड के बारे में बताने वाला जो वर्ड है ये एडजेक्टिव। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट वर्ड इस बोर्ड के बारे में बता रहा है ना। ब्यूटीफुल कार, बड़ी सुंदर कार है ना। फास्ट कार, है ना। ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, तो घोड़े के बारे में बता रहे हैं, उसका कलर कैसा है ना। 4 स्टूडेंट्स, बिग हाउस, घर कैसा है, बड़ा है। तो ये जो बिग वर्ड है ये हाउस के बारे में बता रहा है, तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, प्रोनाउन की मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे आई होता है, यू होता है ना, वी होता है, ही और शी आपने सुना होगा, बहुत सारे होते हैं। प्रोनाउन चैप्टर में हम बात करेंगे, केवल इतना समझ लीजिए प्रोनाउन होते क्या है। नाउन की जगह पे यूज हो जाते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जहां जहां नाउन होगा ना वहां वहां प्रोनाउन डाल दो, लैंग्वेज जो है आपकी आसान बन जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने आपको क्या बताया, ये क्वालिटीज बताते हैं, जैसे बिग, है ना, स्मॉल। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वाइट का। ठीक है, मुझे पानी बीच बीच में पीना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला ऐसा नहीं है। माफी चाहूंगा। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा। वर्ब पे बात करते हैं, वर्ब क्या होता है। अब वो एग्जांपल पे आ जाओ, राम कल स्कूल जाएगा, तो इसमें एक काम भी तो हो रहा है, जाने वाला काम हो रहा है। तो ऐसे जो वर्ड हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड हैं जो ये बता रहे होंगे कि हाँ ये काम हो रहा है, या ये काम होने वाला है, या ये काम होता है। सीधे आपको पकड़ लेना है काम, एक्शन समझ में आ जाता है। एक्शन वर्ड को पकड़ लो, एक्शन वर्ड होते हैं ये। वर्ब क्या होते हैं? ये एक्शन वर्ड होते हैं। ठीक है, अभी इतना समझना है एक्शन वर्ड होते हैं। वर्ब में और भी काफी सारी चीजें होती हैं,
ये मैं आपको वर्ब चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। जैसे गो हो गया, एग्जांपल लिख देता हूँ। गो मतलब जाना, है ना, कम मतलब आना, ठीक है। सिंग मतलब गाना गाना, ठीक है, कुछ भी गाना उसे सिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, ये वर्ब में आ जाएंगे, ठीक है। फिर है एडवर्ब। बस एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में जानकारी देता है कि काम जो है वो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राम कल स्कूल जाएगा, जाएगा कब, कल, तो जाने का टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। इसमें कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे वेरी, है ना, स्लोली, है ना, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सारी क्या है, एडवर्ब के पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना। फिर इधर इस साइड बात कर देते हैं इन तीनों की। ये जो नीचे तीन और सुपर हीरोज बचे हैं, इनके बारे में और थोड़ा सा जानना है आपको। आपको केवल एक ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का बाकी के वर्ड से रिलेशन बताते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन एक तरीके से क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का बाकी वर्ड से रिलेशन बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो गो क्या है, जाना, एक वर्ब है, ठीक है। और स्कूल क्या है, ये एक प्लेस का नाम है, नाउन है। तो आपने देखा नाउन का वर्ब से, है ना, नाउन को वर्ब से, है ना, लिंक करने का काम, जोड़ने का काम, है ना, उससे अदर शब्दों से क्या संबंध बन रहा है वो बताने का काम कौन कर रहा है, बीच में टू, ठीक है। तो ये टू वर्ड क्या कहलाएगा, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल आपने सुने होंगे, इन, है ना, एट, ठीक है, ऑन, टू, फॉर, ये सारे क्या है हमारे, बिटवीन, बिटवीन वर्ड है, ये सारे क्या है, ये हमारे हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब आपको पता है किसी चीज की स्थिति, तो हमें यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की स्थिति देखनी है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन देखनी है। और प्री का मतलब होता है पहले, जैसे, है ना, बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये प्री वर्ड तुरंत समझ में आ जाएगा, बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा। प्री बोर्ड, बोर्ड के एग्जाम देते हो ना आप लोग, तो एग्जाम से पहले भी जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले जो एग्जाम हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं प्री बोर्ड। तो पोजीशन से पहले जो लगता है, किसकी पोजीशन, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन। तो जहां पे भी नाउन और प्रोनाउन होगा उसकी पोजीशन से पहले अगर कोई वर्ड बाकी शब्दों से, है ना, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्शन बता रहा है ना, उसका संबंध बता रहा है उससे, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया। फिर क्या है, ये कंजंक्शन, बड़ा प्यारा वर्ड है। कंजंक्शन को ऐसे मान लो कनेक्शन, जैसे कंजंक्शन बोल रहे हो ऐसे ही बोल दो कनेक्शन। कंजंक्शन वर्ड क्या करता है, ये कनेक्शन का काम करता है, या दो वर्ड्स, दो फ्रेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। जैसे कि, जैसे बोला राम एंड श्याम, मैंने बोला राम और श्याम बाजार जाएंगे, तो राम एंड श्याम, तो ये जो एंड वर्ड है इसने क्या कर दिया, इसने राम और श्याम को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एंड क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल है आपके सामने, एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, है ना, ये सब आपने क्लास लेवल में ये वर्ड्स आपको पता है कि इनका मतलब क्या होता है। नहीं भी पता है तो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, कब इनका यूज करते हैं, ठीक है। अभी केवल आपने सुने तो होंगे ना, बस लिखे होंगे, सुने होंगे, कहीं ना कहीं यूज किया होगा, ठीक है। फिर लास्ट में ये वर्ड आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से सुपर हीरो, सबसे नॉटी वाला सुपर हीरो है ना, अचानक से कुछ भी कर देता है, तो बस ऐसे ही इसको समझ लो। ये जो इंटरजेक्शन है ना, ये अचानक से कुछ भी कर देता है, कहने का मतलब है अचानक से आने वाले जो आपके ना सडन एक्सप्रेशन हैं आपके, है ना, अचानक से, जैसे हिंदी में आप क्या बोलते हो, अरे बाप रे, कोई चीज आपने भयानक देख ली, अरे बाप रे। अब अरे बाप रे का कोई मीनिंग नहीं है, ये बस आपके मुंह से निकल गया। बस ये समझ लो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसे वर्ड है जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशन के तौर पे निकल जाते हैं। उप्स, है ना, ओ, वाओ, कोई चीज देखी बड़ी सुंदर है, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, वाओ, हुर्रे, वाओ, अलास, उप्स, ये सारे वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन, जिनका कोई मीनिंग ना बना हो वो इंटरजेक्शन में आ जाएगा। हिंदी में बहुत सारे इंटरजेक्शन मैंने आपने सुना होगा, अरे बाप रे, ओ, है ना, अरे बाप रे, आई दैया, ऐसे करके भी आपने वर्ड सुने होंगे। गर्ल्स जो है ना, ई ऊ आ, जो भी उल्टा सीधा साउंड निकलता है, गर्ल्स क्या बॉयज भी है, मैं ऐसे कोई गर्ल्स के स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
कोई भी इस तरह के वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सडन एक्सप्रेशन आपके है ना, कोई चीज देख के आप डर गए, किसी चीज को देख के आप खुश हो गए, तो जो भी पहला वर्ड आपके मुंह से निकला, वाह क्या कितना बढ़िया है, तो ये जो वाव वर्ड है, हुर्रे वर्ड है, अलास वर्ड है, उप्स, आउच, आउच आपने सुना, आउच, कुछ चोट लगी ना, आउच धीरे से करके निकलते हैं, आउच। आउच वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है। आउच किसी का नाम नहीं होता है ना, आउच किसी का नाम नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा होगा, आउच कोई काम भी नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है इंग्लिश में जो बाकी सारे वर्ड, एक काम किया गया कि जो बाकी सारे वर्ड जिनका कोई काम नहीं था, जो केवल सडन एक्सप्रेशन दे रहे थे, अचानक से कहीं भी आ जाते थे, कैसे भी एक्सप्रेशन में, डर के माहौल में, खुशी के माहौल में, कोई दुख सुना आपने उस माहौल में, तो उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आउच है ना, उप्स, उप्स, हुर्रे है ना, वाओ, ठीक है, ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे इंटरजेक्शन के पार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको वन बाय वन सभी का है ना ओवरव्यू दिया है। अभी इन्हें जितना समझ में आ रहा है आप उतना समझ लो, जब इन चैप्टर्स की वन बाय वन बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसको आप बार बार देख सकते हैं कि कौन कौन से है ना चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। अब जैसे मान लो मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका सेंटेंस से होगा। मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगा और सेंटेंस से ही आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या सीखते हो तो अलग अलग वर्ड से नहीं पढ़ते हो, पूरा सेंटेंस होता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा, क्लासरूम तरीका, कि मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एक पूरा सेंटेंस लिख के उसमें बताऊंगा कि ये देखो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसलिए आपको इन सभी का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है। अब मान लो मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ, तो नाउन में मैं अगर सेंटेंस लिखूंगा तो क्या सारे नाउन लिख दूंगा, है ना, राम कमल स्कूल हो गया। मैं उसमें क्या गो नहीं लिखूंगा, मैं उसमें टुमारो नहीं लिखूंगा, मैं उसमें इन नहीं लिखूंगा, मॉर्निंग नहीं लिखूंगा, लिखना पड़ेगा ना। तो आपको हल्की जानकारी होनी चाहिए कि मान लो मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ तो जो अदर वर्ड्स आ गए ये क्या है, तो ये बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इतना रहा आज के पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ग्रामर्स की हम वापस से बात करते हैं। ये रूल्स का एक सेट होता है, जैसे मैंने आपको नियमों के एग्जांपल दिए थे, ये बस नियम है, इंग्लिश को लिखने के नियम है, ये समझ लेना है आपको, ठीक है। अब इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो हम बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं। तो बोलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? स्पीच। उसे स्पीच बोला गया है एक तरीके से। तो बस उसी स्पीच के पार्ट्स को, स्पीच में क्या होते हैं, एक चीज अगर ध्यान में दो, तो हम जो भी स्पीच बोलते हैं उनमें वर्ड्स ही तो होते हैं, शब्द ही तो होते हैं। बस ये समझ लेना है कि उन्हीं वर्ड्स का क्या क्या पार्ट है। एक जो वर्ड है वो क्या काम बता रहा है, उसका काम क्या है, बस उन्हीं को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, ठीक है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग पढ़ाते हैं, कोई कोई आर्टिकल्स का भी इसमें जिक्र कर देता है। आर्टिकल्स और कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, सॉरी माफ कीजिएगा, एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, ठीक है। तो 8 मेन होते हैं, इनको हमें ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज ये भी बात करनी थी कि आप में से ये बिल्कुल भी मत समझना, ये मिथ बहुत बड़ी होती है, ये गलतफहमी होती है कि आपने ये समझ रखा है कि ग्रामर तो भाई बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है ग्रामर। मैं आपको बता दूं, मैंने भी तैयारी वगैरह की है, या जो कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, माफ कीजिएगा, उसके लिए बस यही सबसे मेन होता है, बेसिक फाउंडेशन। क्योंकि एडवांस वहाँ की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एडवांस आप तब हो पाओगे ना जब आपको बेसिक पता होगा। भाई ये बिल्डिंग है, जैसे मान लो जिस बिल्डिंग में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी बिल्डिंग है, उसमें भाई अगर ऊपर आपको बहुत सारी है ना लेवल और सारे आपके फ्लोर्स बनाने हैं, उसके लिए सबसे पहले नीचे अच्छा खासा फाउंडेशन होना चाहिए। जो उसका बेस है, जो उसकी नींव है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आपको ये पूरे कोर्स को फॉलो करना है। और ये हर उस बच्चे के लिए है जिसको, या जो स्कूल लेवल पे है उसके लिए तो कंपलसरी है। जो स्कूल लेवल पे बच्चा है, क्लास 4 5 से लेकर के 3rd का बच्चा तो काफ़ी छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो समझ सकता है, कुछ चीज़ें आराम से सीख सकता है। और ये लेकर के 12th क्लास तक, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें फाउंडेशन समझ में नहीं आती, तो ये कोर्स उन्हीं के लिए, ठीक है। इसका पूरा रोड मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और बिल्कुल भी ये बात दिमाग से आप निकाल दें कि ग्रामर बहुत टफ है, ये है ना हमें समझ में नहीं आएगी। लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बस आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, हर चीज़ को फॉलो करना है, शिद्दत से फॉलो करना है, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आज का।
आपको जानकारी देनी थी कि हाँ ग्रामर में हम क्या क्या चीज़ें शुरू करेंगे। और अगली क्लास के अगले है ना 15-20 क्लासेस के मैंने ओवरव्यू दे दिए, अगला यही होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। और बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जुड़े रहें हमसे और चीज़ों को सीखते रहें, सभी बच्चों के लिए और जो कोई भी सीखना चाहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आते समय काफ़ी नर्वस फील कर रहा था कि एक नई सीरीज का पहला वीडियो था, लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने बोलते हुए। और आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप इसे फॉलो जरूर करेंगे अगर आपको सुधार करना है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।